नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब तक के फरवरी माह के टॉप करंट अफेयर्स की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओंकोजा-इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वह है विश्व व्यापार संगठन। कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन, चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और इसके पहले जो कार्यकर्ता था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में संगठन, उसका नाम था GAAT। गैट को प्रतिस्थापित करके आया विश्व व्यापार संगठन। और इस समय जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो महानिदेशक होंगी, महिला हैं, नगोजी ओंकोजा-इवेला को। नगोजी ओंकोजा-इवेला की बात करें तो यह विश्व व्यापार संगठन की पहली महानिदेशक हैं और अफ्रीकी महाद्वीप की भी पहली ऐसी सदस्य हैं जो महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुई हैं। विश्व व्यापार संगठन के बारे में अगर एक और बात करें कि इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें कुल 164 सदस्य हैं। 164 सदस्यों का, देशों का यह संगठन है, और इसके जो महानिदेशक हैं वो रहते हैं जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर स्थित है? जिनेवा स्थित है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में बहुत सारे बड़े बड़े जो संगठन हैं वो वहाँ पर उसकी मुख्यालय भी स्थित है। असल में मामला ये है कि 31 अगस्त 2020 को अचानक से इसके पहले ओंकोजा के पहले जो महानिदेशक थे रॉबर्ट एजोवेडो, ये ब्राज़ील के थे। इन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में अफरा तफरी हो गई, और चूंकि कोरोना का काल था, कोरोना के काल में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उस समय इन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया और जो महानिदेशक का पद था वो शून्य हो गया। उसके बाद में आनन फानन में चुनाव करवाए गए। चुनाव जो एक समिति होती है वही करती है। विश्व व्यापार संगठन की 3 समितियाँ होती हैं, और तब इनको चुना गया है, जिनकी आप लोग ये फ़ोटो देख रहे हैं। नगोजा ओंकोजा की बात करें तो अब इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली है, और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय की विद्यार्थी रही हैं। नाइजीरिया में इनका जन्म हुआ है और लगभग 64 वर्ष की इनकी उम्र है। नाइजीरिया में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। नाइजीरिया के वित्त के क्षेत्र में वहाँ की ये वित्त मंत्री भी रही हैं, और ओंकोजा को नाइजीरिया की महान जो है वित्त आर्थिक मामले की जो है सुधारक माना जाता है, और इन्होंने बहुत सारे मेहनत किया, बहुत सारे प्रदर्शन किए। मैं इनके बारे में एक बात और बता दूं आप लोगों को कि एक बार जो है वहाँ के विद्रोहियों ने इनकी मां का किडनैप कर लिया और कहा कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, और बहुत सारे उन्होंने मांगे भी रखी। ये मानी नहीं, अंत में उन लोगों ने इनकी मां को छोड़ दिया। इनके लिए एक बात मैं और बता दूं, विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की, शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची जारी होती है, लगातार 5 सालों से उस सूची में इनका स्थान अब तक रहा है। कुछ और बातें करने से जो क्वेश्चन होता है वो अच्छी तरीके से याद हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के 6ठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं? 300 विकेट का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, या इन्होंने जो है 250 विकेट का रिकॉर्ड बनाया, या 350 विकेट का रिकॉर्ड बनाया है? तो जो इसका सही आंसर है वो 300 विकेट लेने का इन्होंने एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। और इसके पहले अगर बात करें तो भारत के 6 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 300 से ज़्यादा विकेट लेने का, और ये तेज तीसरे गेंदबाज। सबसे बड़ी बात यह है, असल में भारत और इंग्लैंड के बीच में अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज हुई थी, और उस टेस्ट सीरीज में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। तो ये भी आप लोग याद रखिए कि किसके खिलाफ बनाया था। तो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट में 300वां विकेट लिया था। और अगर परीक्षा में यह पूछा जाए कि इन्होंने 300वां विकेट कौन सा लिया था, तो उस खिलाड़ी का नाम है डेनियल लॉरेंस। डेनियल लॉरेंस का विकेट लेकर के इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था, और यह इनका 98वां टेस्ट था। यह भी याद रखिएगा कौन सा टेस्ट था इनका? 98वां टेस्ट था। दिल्ली का यह खिलाड़ी है, 32 वर्षीय, और इसकी शुरुआत इन्होंने अपने करियर के की थी बांग्लादेश के खिलाफ खेल करके। भारत की जो टॉप खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं उनको भी याद रखिएगा। अनिल कुंबले 619, कपिल देव 434, हरभजन सिंह 417, और रविचंद्रन अश्विन 382, ये अभी भी खेल रहे हैं, और जहीर खान 311। तो इनको पूरा जो क्रम है वो भी आप लोग याद रखिए।
अगला जो प्रश्न है कि वह देश जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है, इसका जो सही आंसर मैं वो बता दे रहा हूं, समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आंसर है इसका अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे इसकी जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी, और अब जो इसकी नई अध्यक्ष हैं, जो ये फोटो देख रहे हैं आप लोग, नाजत शमीम खान, फिजी की एम्बेसडर हैं ये, और अब इनको 2021 से अध्यक्ष बनाया गया है। तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जो हाल ही में सुरक्षा परिषद में शामिल होने वाला है, तो वो अमेरिका है। और सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं, तो 47 सदस्य देश हैं। सुरक्षा परिषद के वर्तमान में या होने वाले कौन अध्यक्ष हैं, तो जिनकी आप लोग फोटो देख रहे हैं इनको भी चुना गया है, और ये है नाजत शमीम खान। नाजत शमीम खान किस देश की हैं, तो ये है फिजी देश की। और नाजत शमीम खान के पहले जिनका हाल ही में कार्यकाल पूरा हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो उनका नाम है जोक्वाविन अलेक्जेंडर माजा पार्टले, ये परिषद के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, उत्तर कोरिया, चीन, सिंगापुर और ताइवान। सीधी सी बात है, इसका जो आंसर है चीन। असल में बात यह है कि इस महीने 3 देशों के जो यान हैं वो मंगल पर पहुँचने वाले हैं या पहुँच चुके हैं। एक है अमेरिका, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा है चीन। चीन ने जो भेजा है उसका नाम है तियानवेन, और ये पता लगाने ये गया वहाँ पर कि जीवन कभी रहा है या नहीं रहा है। 10 फरवरी को यह मंगलयान इनका वहाँ पहुँच गया था, और इनके तियानवन जो यान है इनका, इन्होंने इस यान ने तस्वीरें भेजना भी शुरू कर दी है। बहुत सारी तस्वीरें जो वो आ भी चुकी हैं। तो ये प्रतियोगी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि बुधवार को तो तियानवेन मंगल पर पहुंच ही गया था, और उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात का स्पेस क्राफ्ट होप भी मंगल की कक्षा में दाखिल हो चुका है। तो चीन, संयुक्त अरब अमीरात, और इसके बाद में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का परसेवरेंस रोवर भी इसी महीने लाल ग्रह पर लैंडिंग कर देगा। तो 3 देश है, तीनों को आप लोग याद रखिएगा। तियानवेन को वहां पहुंचने में लगभग 6 महीने लग गए हैं। 23 जुलाई 2020 को यह वेन चांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में उत्तराखंड ग्लेशियर आपदा की घटना किस तारीख को घटित हुई। इसका जो सही आंसर है वो है 7 फरवरी। 7 फरवरी को नंदा देवी ग्लेशियर के फटने से वहाँ बहुत सारी जो है बाढ़ आ गई। असल में नंदा देवी ग्लेशियर जो टूटा था उसके बाद में धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया, और जिससे अफरा तफरी हो गई, और बहुत सारे जो लोग हैं वो पानी में बह गए। और नीचे उसके एनटीपीसी की 2 पनबिजलियाँ थी, एक तपोवन विष्णुवन परियोजना और दूसरी थी ऋषि गंगा परियोजना। ये दोनों परियोजनाओं को भारी नुकसान भी हो गया। उत्तराखंड के बारे में कुछ और जो बातें हैं वो भी महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को, और कुल 13 जिले हैं उत्तराखंड में, और 71 विधानसभा की सीटें हैं, 5 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। और उत्तराखंड की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो राजधानी है वहाँ की देहरादून। उच्च न्यायालय उत्तराखंड का नैनीताल में है, और देहरादून वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। वहाँ की राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है त्रिवेंद्र रावत, और वहाँ की जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य। याद रखिएगा, नया नाम है बेबी रानी मौर्य, ज़्यादा लोगों ने नाम नहीं सुना है। बेबी रानी मौर्य ये वहाँ की राज्यपाल है, कहाँ की, उत्तराखंड की। और वहाँ के मुख्यमंत्री को तो आप जानते ही होंगे, त्रिवेंद्र रावत। तो कुल मिलाकर के इसका जो सही जवाब है वो है 7 फरवरी। 7 फरवरी को उत्तराखंड ग्लेशियर आपदा की घटना हुई थी, रविवार का दिन था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह जिस नेता को राज्यसभा का नया नेता बनाने के लिए आवेदन किया है, हर सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों में जो विपक्ष की पार्टी होती है वो अपना एक नेता बनाती है, और जो पार्टी सत्ता में होती है वो भी अपना एक नेता बनाती है। अभी तक जो विपक्ष की पार्टी थी, कांग्रेस के जो नेता थे वो थे गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने हाल ही में उनका कार्यकाल खत्म हो गया और वो चले गए।
इसके बाद में अब बनाया जाएगा, कांग्रेस ने जो प्रस्तावित किया है उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में अगर बात करें तो ये कर्नाटक के सांसद हैं, ये लोकसभा के भी सांसद रह चुके हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो कुल 245 सदस्य होते हैं और हर सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। हर 2-2 साल बाद 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर होते रहते हैं। संसद का सर्वोच्च सदन माना जाता है। संसद इन्हीं 3 चीजों से मिलकर के बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला जो प्रश्न है कि विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है, जो इसका सही आंसर है वो है 10 फरवरी। 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा तो की गई थी सन 2016 में, लेकिन ये मनाया गया था पहली बार 10 फरवरी 2019 को। 10 फरवरी 2019 से लगातार 2020, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में दिवसों से संबंधित कोई न कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्रोटीन को बढ़ाने के लिए खाने में और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि भारत की इस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया। इसका जो सही आंसर है वो है हिमा दास। आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि जो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है ये खुद बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, खेलों से उनका बहुत लगाव रहा है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्र सरकार में खेल मंत्री भी रह चुके हैं और इसीलिए इनका खिलाड़ियों के प्रति ज़्यादातर रुझान रहता है और हिमा दास को इन्होंने डीएसपी पद पर नियुक्त करने का जो है फैसला लिया है। हिमा दास के लिए बता दूं मैं आप लोगों को कि हिमा दास जो ये असम की खिलाड़ी हैं, इनका एक और नाम है वो भी याद रख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ढींग एक्सप्रेस इनको कहते हैं। ये ढींग एक्सप्रेस याद रखिएगा, ढींग एक्सप्रेस इनका नाम है और ये 400 मीटर की दौड़ दौड़ती हैं। ढींग इनके गांव का नाम है और इनके गांव के नाम से ही इनको ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। और जब चर्चा हो रही है असम की तो कुछ फैक्ट असम के भी बारे में भी याद रख लीजिएगा कि असम में लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 126 सीटें हैं। 126 विधानसभा की, 14 सीटें लोकसभा की, 7 सीटें राज्यसभा की और यहाँ के जो मुख्यमंत्री का नाम है वो सर्बानंद सोनोवाल। और अगर राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम में कुल 33 जिले भी हैं, याद रखिएगा 33 जिले हैं असम में। तो ये हो गई असम से संबंधित मुख्य तथ्य। और एक मैं और बता दूं बात कि असम की जो राजधानी है वो आप लोगों को याद होगी, अगर नहीं याद है तो फिर से नोट कर लीजिए, दिसपुर असम की राजधानी भी है। अगला जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑस्कर पुरस्कारों से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं और ख़ासतौर से भारत से जो प्रविष्टि भेजी जाती है उससे संबंधित प्रश्न तो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आता ही आता है। अगला जो प्रश्न है कि ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई एक और फिल्म बिट्टू किस श्रेणी में फिल्म को टॉप 10 में जगह मिली है? फॉरेन लैंग्वेज श्रेणी, बेस्ट एनिमेशन श्रेणी, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। एक और फिल्म भेजी गई थी फॉरेन लैंग्वेज की श्रेणी में, जल्लीकट्टू, वो बाहर हो गई है और अब एक और फिल्म है उसका नाम है बिट्टू। याद रखिएगा बिट्टू को भेजा गया है और काफ़ी उम्मीदें हैं इस फिल्म से कि इसको लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड मिल सकता है। बिट्टू के बारे में याद कर लीजिए। कुछ और बातें मैं इसलिए बता देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। खाली अगर वन लाइनर रहेगा तो वो याद नहीं हो पाएगा। बिट्टू के बारे में फैक्ट ये है कि ये जो फिल्म है वो 2 लड़कियों की दोस्ती है उस पर आधारित है। एक जो लड़की है जो छात्रा है उसका नाम है बिट्टू और एक का नाम है चांद। दोनों बहुत अच्छी पक्की दोस्त होती हैं। दोनों में एक दिन लड़ाई होती है विद्यालय में। जो बिट्टू होती है वो चांद पर स्याही फेंक देती है और उसमें सज़ा मिलती है बिट्टू को कि बिट्टू को खाना नहीं मिलता है, यानी कि मिड डे मील नहीं मिलता है और बिट्टू बाहर चली जाती है। बिट्टू लौट के आती है तो जो मिड डे मील खाने की वजह से पूरे जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही संवेदनशील फिल्म है ये और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म बिट्टू और चांद की दोस्ती की वजह से, इस कहानी की वजह से, संवेदनशीलता की वजह से इस फिल्म को जो है वो पुरस्कार मिल सकता है। इसकी जो निर्देशक हैं वो निर्देशक याद रखिएगा, ये जो फिल्म डायरेक्ट की गई है वो है करिश्मा देव दुबे के द्वारा ये फिल्म डायरेक्ट की गई है। ये फोटो आप देख रहे हैं ना, यही है बिट्टू। अगला जो प्रश्न है कि विभिन्न देशों की सेनाओं द्वारा आयोजित अमन अभ्यास किस देश के तट पर आयोजित हो रहा है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के कराची तट पर अमन एक जो सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया जा रहा है। बहुत सारे जो देशों की सेनाएं उसमें भाग ले रही हैं।
अगला जो प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। यह आयोग किससे संबंधित है? बताइए आप लोग। दिल्ली दंगों की जांच से, ओबीसी श्रेणीकरण और विभाजन से, गरीबी निर्धारण से, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है ओबीसी श्रेणीकरण से। प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है कि ओबीसी श्रेणीकरण से संबंधित जो है कौन सा आयोग, आयोग का नाम बताइए, तो उसका भी नाम जो है वो है रोहिणी आयोग। या रोहिणी आयोग का जो कार्यकाल है वो कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो वो 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। ओबीसी को सरकार अलग अलग भागों में बांटने वाली है, चूंकि ओबीसी में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनका विकास उस तरीके से नहीं हो पाया है जिस तरीके से होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और शेयर अवश्य कर दिया करें। इसके पहले भी 6 महीने पहले तक भी करंट अफेयर्स इस चैनल के माध्यम से आते थे, लेकिन आप लोग उतना शेयर और लाइक नहीं करते थे, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके के करंट अफेयर कंटिन्यू आते रहें तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।